शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की सूची दो, कुंभ में मरने वालों आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है। मौनी अमावस्या की उस काली रात के बाद महाकुंभ में आज वसंत पंचमी का अमृत स्नान हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी रही, प्रशासन के इंतजाम कैसे रहे, क्या सबक लिए गए, इस पर आज बात करेंगे। महाकुंभ भगदड़ की बात संसद में भी आज उठी, हंगामा हुआ, स्पीकर नाराज भी हुए, नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी हुआ, इस पर भी बात करेंगे। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुध भी लेंगे, जिसका प्रचार आज रुक गया है। जानेंगे कि प्रचार के थमने के साथ कौन से सवालों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 3 फरवरी को वसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान महाकुंभ में था, जिसके लिए श्रद्धालु देश भर से पहुंचे। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की घटनाओं के बाद ये एक बड़ा दिन था, जब प्रशासन के इंतजामों की परीक्षा थी। अभी तक आई जानकारी के मुताबिक वसंत पंचमी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या मौनी अमावस्या की अनुमानित संख्या से काफी कम रही। खबरें हैं कि लोगों की सुविधा के लिए 600 से ज्यादा अतिरिक्त बसें प्रयागराज के लिए चलवाई गई हैं। अगला अमृत स्नान 12 फरवरी को होगा और फिर 26 फरवरी को होगा, लेकिन इन दोनों दिन अखाड़ों का स्नान नहीं होगा। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए वसंत पंचमी के स्नान में क्राउड मैनेजमेंट किस तरह किया गया, बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे साथी अभिनव पांडे। अखाड़ों से मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दे रही है, धुनी से धुएं उठ रहे हैं, मेला अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। वसंत पंचमी का अंतिम जो अमृत स्नान है वो पूरा हो चुका है, बहुत सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से और सफलतापूर्वक स्नान को पूरा कराया गया। भीड़ की व्यवस्था भी ठीक थी, उनको जाने आने के अलग अलग मार्ग थे। जो मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई उसके बाद क्या कुछ बदलाव किए वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज चीज़ें स्मूथ रही। 4 लेवल पे चीज़ें बदली गई। पहला, मेला प्रशासन, ज़िला प्रशासन, मतलब जो कुंभ का प्रशासन है और जो प्रयागराज ज़िले का प्रशासन है, मेले की पुलिस और कुंभ की पुलिस, ये जो चारों घटक हैं इनमें समन्वय बिठाया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो भगदड़ हुई, जो हादसा हुआ, उसके बाद ज़रूरी मेजर्स उठाते हुए उन्होंने तमाम पुराने अधिकारी भेजे जो पहले कुंभ करा चुके थे, और भी बहुत सारे लोग, तो लखनऊ से भी मॉनिटरिंग की गई। तो जो 4 स्तर पे बदलाव हुआ, पहले चारों जगहों पे समन्वय बिठाया गया। उस समन्वय के बाद जो ट्रैफिक की समस्या थी, जहाँ जहाँ चीज़ें चौक हो रही थी, उस समस्या को दूर किया गया। वहाँ पे अलग अलग फोर्स लगा करके जहाँ पे डाइवर्जन करना था डाइवर्जन किया, जहाँ पे रोकना था वहाँ रोका। तो दूसरी चीज़ ये ठीक की। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी वो सफाई और सैनिटाइजेशन की जो समस्या बीते दिनों देखने को मिल रही थी कुछ जगहों पे, उसको भी दूर किया गया, उसको और बेहतर किया गया। और इसके अलावा जो फोर्स, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ लगी हुई थी, उनमें कई सारी कंपनियां जो मान लीजिए अनयूज थी या फिर दूसरी जगहों पे तैनाती थी, उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, उनके इस्तेमाल को भी बेहतर किया गया। जो प्रशासन के उच्च अधिकारियों के सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि अब जो है मेले में हर तरह की व्यवस्था कर दी गई और जो भी सुधार की गुंजाइश है वो की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंभ में अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप कहीं पे भी हो, यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन के लिए, स्नान के लिए, और चीज़ें और बेहतर हो गई हैं। अब उतनी भीड़ नहीं है, तो लोगों को पैदल भी कम चलना पड़ रहा है। स्टेशन, तमाम स्टेशन हैं, वहाँ से लोग आ सकते हैं। पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके थोड़ा तो पैदल चलना पड़ेगा ही, लेकिन पहले के मुकाबले व्यवस्थाएं अब बेहतर होती नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर हो सकती है। महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा संसद में भी उठा, उसकी एक झलक आप देखिए। कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की सूची दो, कुंभ में मरने वालों।
3 फरवरी को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर बिधूड़ी ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सदन में बहस कराने की मांग उठाई। हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में महाकुंभ की घटना का जिक्र किया था। अभी प्रश्नकाल है, इसलिए अभी दूसरे किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। हंगामा जारी रहा। केंद्र सरकार होश में आओ के नारे लगे और ओम बिरला नाराज हुए। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? महाकुंभ को लेकर हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। मृतकों के आंकड़ों को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए। बात न सुने जाने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। 1 घंटे बाद विपक्ष के सांसद सदन में लौटे। इस बीच संसद भवन में या संसद भवन के बाहर परिसर में कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है। जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। महाकुंभ से जुड़ा एक और अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। इसमें भगदड़ के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने 3 फरवरी को यह याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने महाकुंभ भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। हालांकि याचिका पर कहा कि न्यायिक आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और याचिकाकर्ता को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। स्नान का पुण्य प्राप्त करने पहुंचे श्रद्धालुओं से तो महाकुंभ पटा ही पड़ा है, लेकिन इस भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रियजनों को तलाशने पहुंचे हैं। स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। भगदड़ में घायल हुए लोगों का यहीं पर इलाज चल रहा है। लल्लन टॉप के रिपोर्टर रजत वहां पहुंचे, लोगों से बात की। पता चला कि कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पता चल गया है कि उनके एक सदस्य की भगदड़ में जान जा चुकी है, लेकिन उनके त्रास, उनके कष्ट यहीं खत्म नहीं हुए। अब जारी है पार्थिव शरीर को हासिल करने का संघर्ष। मेरे पिताजी आए थे मेला भगदड़ में, 29 तारीख के घायल हो गए थे, डेट कर गए थे। हम लोग डेट कर गए थे। हम लोग वीडियो में देखें पिताजी के फोटो, उसके बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े। आए तो यहाँ हम लोग 30 तारीख के हम लोग पहुँच गए हैं। 10 बजे दिन से 30 तारीख से हम लोग चक्कर खा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा पिताजी के डेड बॉडी नहीं मिल रहा। कुछ पीड़ित ऐसे भी हैं जिनको 4-5 दिन से यही नहीं पता चल रहा है कि उनके परिवार के जो सदस्य बिछड़ गए वो अब हैं कहाँ, कहीं कोई अनहोनी तो उनके साथ नहीं हो गई। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है सर, बहुत खराब है। हम लोग जमशेदपुर टाटा से आए हैं, हमारे तरफ ऐसा नहीं होता है। हमारे तरफ अगर हमारे शहर में कुछ हो ना, प्रशासन एक टांग पे खड़े रहेगी। महिला का पूरा इज्जत और सहयोग किया जाता है। यहाँ तो हम लोग लग रहा था ऐसे जिनसे उनको, हम लोग से ना वो बने हैं कि उनसे हम लोग बने हैं। हम लोग से वो नहीं ना, आखिर में वो आए क्यों? ये तमाशा दिखाने आए थे कि हम योगी है यार, तमाशा दिखाए चल गए। हम लोग पागल है, क्यों बैठा के रखे थे हमें 6 घंटा? मेरी मम्मी फोन करती है तो हम क्या जवाब दे सर कि कहाँ है मेरे पापा? भगदड़ की घटनाओं और अव्यवस्थाओं की इन खबरों पर उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर का बयान भी आया है। उन्होंने भगदड़ पर खेद जताया है। इट्स अ वेरी पेनफुल इवेंट टू हैव हैपेंड, बट इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट. The police force and the administration was deeply pained by it, but we picked up from where we had left and started working for the next day. Yes, there are some events which point in that direction, that there could have been a miscreant activity or suspicious activity. But we are going to develop it further before we take any action. महाकुंभ पर आज की खबरें यहीं तक। संसद में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। पहली इन्होंने बात कही कि मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, वो पिछले कई वर्षों से यही बातें दोहरा रही हैं। आज मैं वो बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता था। इसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं था, ना तो यूपीए ना ही एनडीए ने युवाओं के रोजगार के सवाल का क्लियर कट जवाब दिया है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री इस बात को खारिज करते हैं, लेकिन सेना ने कहा कि
हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन काबिज है। तीसरी बात राहुल गांधी ने कही कि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन भारत से 10 गुना आगे है। और चौथी बात कही, सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर के आई, ये अच्छा आइडिया है लेकिन ये फेल साबित हुआ। और पांचवी बात राहुल गांधी ने कही कि चुनाव आयुक्त को चुना गया लेकिन चीफ जस्टिस को पहले ही उस कमेटी से हटा दिया गया। फिर मुझे उस मीटिंग में जाना था जिसमें एक तरफ मोदी शाह थे और दूसरी तरफ मैं। अब मैं वहां जाकर के क्या करता। Just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 3 फरवरी को थम गया। अब 5 को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने रैली की। ये कहते थे मोदी जी राम मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए। अरे केजरीवाल, आपने तो ना शौचालय बनाया ना मंदिर बनाया। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पार्टी 55 सीटें जीतेगी। साथ ही भाजपा पर वोटों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। अब चूंकि प्रचार थम गया है तो कुछ ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स पर बात करते हैं जो इस दौरान चर्चा में रहे। 5 सवाल जो दिल्ली वालों की जुबान पर रहे। पहला, क्या आम आदमी पार्टी के 2 पिलर्स अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस बार कंफर्टेबली अपनी सीट निकाल पाएंगे या फिर मैच दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं। सामने हैं भाजपा से परवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। नई दिल्ली विधानसभा वोटर संख्या के मामले में तुलनात्मक रूप से एक छोटी विधानसभा मानी जाती है। करीब 1.5 लाख वोटर हैं यहाँ। हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता। हार जीत तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इस बार कुछ जानकार ये जरूर मान रहे हैं कि संदीप दीक्षित चुनाव में केजरीवाल का गेम बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं जंगपुरा सीट से, जो उनके लिए नई सीट है क्योंकि अब तक वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते आए हैं। वहां से इस बार अवध ओझा को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से पिछली 2 बार आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार चुनाव जीते थे। पिछली बार जीत का अंतर 16,000 के करीब था। इस बार सिसोदिया यहां से लड़ रहे हैं और उनके सामने है भाजपा से तरविंदर सिंह मारवाहा। दूसरा सवाल जो चर्चा में रहा, ग्राउंड पर बीजेपी को कैसा माहौल दिख रहा है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बार क्या दिख रहा है? अंदर खाने भाजपा ये मान रहे हैं कि इस बार उनके पास दिल्ली में प्रदर्शन सुधारने का अच्छा मौका है। बजट में मिली टैक्स राहत को भी भाजपा अपने पक्ष में एक बड़े फैक्टर के तौर पर देख रही है और इसे विज्ञापित भी कर रही है। दूसरी वजह है दलित वोट बैंक में सेंधमारी की आस। दिल्ली में 12 सुरक्षित सीटें हैं। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली भाजपा ने प्रवास नाम से कार्यक्रम किए। इसके तहत नेता और कार्यकर्ता झुग्गियों में रुक रहे थे, दलित बस्तियों में जा रहे थे, लोगों से बात करके उनके मुद्दे जान रहे थे। साथ ही पार्टियों ने इन सीटों पर अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन भी किए। भाजपा ने घोषणा पत्र में झुग्गियों में 5 रुपए में भोजन के लिए अटल कैंटीन योजना चालू करने, हाउस हेल्प्स के लिए 10 लाख का बीमा और 5 लाख के दुर्घटना बीमा लाने का वादा भी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 आरक्षित सीटें हैं, जबकि 16 सीटें जो हैं वो जमनाबार के इलाके से आती हैं और बीजेपी इस चुनाव में पूरा प्रयास कर रही है इन सीटों को साधने के लिए, जिससे कि उनकी वो जो सत्ता है, जो पिछले लंबे समय से वो सत्ता से बाहर है, दिल्ली में 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उसे फिर से हासिल किया जा सके। इसके लिए बीजेपी के कई बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई नेता इन इलाकों में आकर प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर रोड शोज़ किए हैं जमुना पार के इलाकों में। साथ ही साथ अगर बात करें बजट की तो इस चीज़ को भी भुनाने का प्रयास बीजेपी के कार्यकर्ता ज़मीन पर करते हुए नजर आए। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है 10 सालों से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं झुग्गी बस्ती के जो इलाके हैं उन्हें लेकर कई वादे किए हैं और वहाँ पर भले ही बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान ना दिख रहा हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल ज़रूर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग एमसीडी की समस्याओं को भी सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा अपने लिए नज़र आ रहा है। और तीसरा सवाल जो चर्चा में है कि क्या फ्रीबीज के कल्चर को, जिसे राजनीति में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, उसे अब चुनावी स्वीकार्यता दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल गई है। आपको याद होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से फ्रीबीज के कल्चर पर सवाल उठाया जाता रहा है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने भी घोषणा पत्रों में और विज्ञापनों में इस बात को प्रमुखता से रखा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मौजूदा सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में 300 यूनिट फ्री बिजली, फ्री राशन किट जैसे वादे किए हैं। लोगों की जुबान पर ये बातें हैं, जनता क्या तय करेगी ये 8 फरवरी को मालूम हो जाएगा। सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की कथित ऑडियो क्लिप लीक हुई। दावा की ये रिकॉर्डिंग एक बंद कमरे में हुई बैठक की है। इसमें बीरेन्द्र सिंह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने मैतेई समुदाय को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी, साथ ही उन्हें राज्य के शस्त्रागार से चोरी करने की अनुमति दी। क्लिप वायरल होने पर कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने याचिका दायर की, सीएम पर जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, क्लिप्स की जांच की मांग की। नवंबर 2024 में ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई थी। एकमात्र स्वतंत्र फॉरेंसिक साइंस लैब ट्रूथ लैब्स ने इसकी जांच भी की। कुकी संगठन की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि लैब ने प्रमाणित किया है कि इन क्लिप्स की आवाज 93% सीएम बीरेन्द्र सिंह की आवाज से मेल खाती है। अब 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इसकी सुनवाई की। क्लिप पर CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट मांगी है। 6 हफ्ते का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है। मणिपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निजी लैब्स की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता कुछ वैचारिक बोझ लेकर के चल रहे हैं जिसमें अलगाववादी मानसिकता है। ये भी कहा कि मामले की जांच चल रही है। ट्विटर पर ऑडियो अपलोड करने वाले अकाउंट से भी संपर्क किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 22 साल की दलित युवती से रेप और हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उसी गांव का रहने वाला दिग्विजय सिंह और उसके 2 दोस्त हरिराम कोरी और विजय साहू शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने शराब के नशे में पीड़िता की हत्या की और उसका शव नाले में फेंक दिया। मामला 30 जनवरी की रात 10 बजे का है। परिवार ने बताया कि बेटी कथा सुनने के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन अयोध्या कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। 1 फरवरी को गांव से करीब 700 मीटर दूर एक नहर में पीड़िता का शव मिला। हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। शरीर पर फ्रैक्चर और गहरे घाव के निशान थे। अयोध्या SSP राजकरण नैयर ने आशंका जताई कि घटना को कहीं और अंजाम देकर के शव को वहां पर रखा गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि हम आखिरी तक यही सोचते रहे कि हमारी बच्ची सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन बच्ची नहीं बची। हम ये सोचते रहे कि लड़की आबाद मिल जाए, कुछ करे चाहे ना करे, हमारी बच्चियां मिल जाए। बस इंसाफ चाहते हैं सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा इंसाफ मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। मामले पर राजनीति भी तेज है। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना पर लिखा कि प्रशासन ने 3 दिन पहले ही परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। वहीं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद घटना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो करते हुए भावुक हो गए। कहा कि दलित युवती की हत्या की घटना को संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाऊंगा। अगर न्याय नहीं मिला तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। लोकसभा में जाने दो,
मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधेश प्रसाद के रोने पर कहा कि सांसद नौटंकी कर रहे हैं, बेटी की हत्या में कोई सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले कि वो ड्रामा क्यों कर रहे हैं, राज्य में कानून व्यवस्था है, आरोपियों को सजा मिलेगी। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। उनकी क्या ड्रामाबाजी की बात करते हैं? कानून काम करता है भाई, कोई मुलजिम नहीं बच सकता उत्तर प्रदेश, सपा शासन थोड़ा है। अगली सुर्खी है ग्रैमी अवार्ड से 2 फरवरी की शाम अमेरिका के लॉस एंजलिस में 67वें ग्रैमी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए। भारतीय समय के अनुसार 3 फरवरी की सुबह 6:30 बजे थे। सिनेमा अवार्ड्स की दुनिया में ऑस्कर्स जो मायने रखता है, कुछ वैसी ही साख म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रैमी की है। अवार्ड की कुल 94 कैटेगरीज थी, जिनमें से 84 विनर अनाउंस किए गए। इस साल के ग्रैमी में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बियॉन्से के नाम थे, उन्हें 11 नॉमिनेशन मिले थे। बियॉन्से को ग्रैमी के इतिहास में अब तक 99 नॉमिनेशन मिल चुके हैं। उनके बाद इस ग्रैमी में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन चार्ली XCX और पोस्ट मेलोन को मिले। बियॉन्से को भले ही सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ग्रैमी केंड्रिक लमार ने जीते। उनके डिस ट्रैक नॉट लाइक अस ने बेस्ट रैप परफॉर्मेंस, बेस्ट रैप सॉन्ग ऑफ द ईयर समेत 5 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। दूसरी ओर बियॉन्से के एल्बम काउबॉय कार्टर ने एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमीज जीते। ये पहला मौका है जब बियॉन्से ने एल्बम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में ग्रैमी जीता है। वहीं भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम का अवार्ड जीता, ग्रैमी अवार्ड। 7 ट्रैक्स से सजे इस एल्बम पर चंद्रिका के साथ साउथ अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी चेलिस्ट एरू मात्सुमोतो ने भी कोलैबोरेट किया था। चंद्रिका का जन्म चेन्नई में हुआ था। बचपन से ही वो कार्नाटिक म्यूजिक से उनका परिचय था। शुभ्रा गुहा और गिरीश वजलवार से संगीत उन्होंने सीखा। संगीत से उतर उन्होंने IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में टंडन कैपिटल एसोसिएट्स नाम की फर्म भी शुरू की। ये पहला मौका नहीं है जब चंद्रिका को ग्रैमी नॉमिनेशन मिला हो। साल 2010 में अपने एल्बम ओम नमो नारायण सोल कॉल के लिए चंद्रिका को पहला ग्रैमी नॉमिनेशन मिला था। ये थी देश की प्रमुख खबरें। दुनिया भर की खबरें जानने के लिए देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी, जिसमें आज अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के ट्रेड वॉर पर बात की गई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।